मौका है कि मैं सरजमीन श्री राम कॉलोनी में तीसरी मर्तबा हाजिर हुआ हूँ। रेशमा पत्रकार साहिबा भी रह गई, लेकिन इस पूरी महफिल के रुए रवा हाजी समीर साहब और उनके साहबजादे साजिद सैफी साहब, आज मौका है उनके दफ्तर के इफ्तिताह का। इंशाअल्लाह हम सब लोग इस तकरीब के बाद उस दफ्तर का इफ्तिताह करेंगे। उससे पहले मैं कुछ और लोगों का भी शुक्रिया अदा कर दूं। सैयद साहब, हाजी साहिद सदर साहब, दिलशाद मंसूरी साहब, हाजी गुड्डू साहब, चौधरी आबिद साहब, चौधरी आबिद केबिल, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर बार करो। मैं मिसरा भूल रहा था इसलिए मुझे कुछ सेकंड का पॉज लिया मैंने। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। तो दोस्तों साथियों, इसका जो दूसरा मिसरा है वो आपको तहरीक दे रहा है कि जिस तरीके से अब तक हम बैसाखियों पर चलते चले आए, हम मल्लाहों का चक्कर में पड़े रहे और बीच मझधार में फंस गए और न हमसे दरिया पार हुआ और वो मल्ला भी हमसे छलावा करता रहा और हम कभी मल्ला बदलते रहे। कभी हमने कांग्रेस नाम का मल्ला पकड़ लिया, फिर उसके बाद एक और छलावा देकर आया, वो कभी जनता दल के नाम से आया, कभी दूसरी और पार्टी के नाम से आया। उसके बाद फिर हमने कांग्रेस को पकड़ा। फिर उसके बाद जो हालिया दिल्ली का हाल है वो है कि एक केजरीवाल नाम के बेरूपी शख्स को भी हमने आजमा के देख लिया। उसने भी बीच मझधार में हमें ऐसे छोड़ा कि इतना बुरा तो उन दो और लोगों ने भी नहीं छोड़ा। उसका आज का वाकया मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, और वो याद दिलाने में आपको इसलिए और चाहता हूँ कि ये दिसंबर का महीना चल रहा है। इस दिसंबर के महीने में पता नहीं क्या बात है कि अल्लाह ताला को हमारे कितने इम्तिहानात लेने हैं। 6 दिसंबर 92 का भी जो सानिया है, जो हमारे दिलों में जख्म है, वो भी इसी महीने में गया। और 15 दिसंबर जो हमारे जामिया के तलबा पे, खासतौर से हमारी बच्चियों पे जो दिल्ली पुलिस की बर्बरता हुई, वो भी इसी महीने में हुई। यानी शाहीन बाग भी इसी महीने में बने। और इसके अलावा जो मंसूबे हो रहे हैं, और जो आज लेटेस्ट ट्वीट है, ये जो लेटेस्ट वाकया है वो अरविंद केजरीवाल का ये है कि जब अरविंद केजरीवाल पावर में नहीं थे, जब वो हमारी और आपकी गलियों में मारे फिर रहे थे और हमारे और आपकी जैसी फटी टोपी लगाए घूम के मोटरसाइकिल के पीछे चलते थे, तब वो एक बात करते थे। एक ट्वीट उनका है, कुछ लिखते थे कि मेरी नानी कहती है कि मेरे राम किसी की मस्जिद उजाड़ कर उसमें नहीं बस सकता। उनका ये ट्वीट है। उन्होंने कहा कि साहब ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे राम किसी की मस्जिद को तोड़ के वहां बस जाए। हम ऐसे मंदिर को, ऐसे राम मंदिर को पसंद नहीं करते। ये बाकायदा अरविंद केजरीवाल का ऐलान है। लेकिन आज पोजीशन ये है, आज वही अरविंद केजरीवाल जिसके खिलाफ वोट लेकर वो शख्स पावर में आया, जिसके खिलाफ वोट लेकर उसने मुसलमान और दलितों को ठगा। मुसलमान दलित जिस मनवादी व्यवस्था से त्रस्त थे, जिस मनवादी व्यवस्था ने इनका इस्तेसाल किया था, इनका शोषण किया था, उसके खिलाफ अरविंद केजरीवाल को वोट दिया था। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने न सिर्फ उन मनवादियों और उन सांप्रदायिक ताकतों को पीछे छोड़ा, बल्कि उनको कई कोस पीछे छोड़ दिया। वो तो कम से कम पूजा की बात ही करते थे। उसने तो दिवाली पूजन भी और दूसरे पूजन भी सरकारी खर्चे पे पूरे हिंदुस्तान में विज्ञापन के थ्रू, टीवी और अखबार में विज्ञापन के थ्रू सरकारी खर्च करके वो पूजा का प्रसारण कराया। उसके बाद आज उन्होंने सुबह प्रार्थना लगा दी कि मैं ये चाहता हूं कि जो ट्रेन अयोध्या जा रही है, उस ट्रेन के बुजुर्ग साथी अपने यात्रियों को छोड़ने में रेलवे स्टेशन तक जाऊं। बीच में उनसे बड़े बहरूपिये ने उनको मना कर दिया। फिर दोपहर में, शाम में ट्वीट आया उनका कि साहब मैं तो चाहता था कि मैं भी दर्शन करने वालों को छोड़ने जाऊं, लेकिन मैं क्या करूं कि मुझसे बड़ा मौजूद है गृह मंत्री, उसने मुझे इजाजत नहीं दी और उन्होंने आंसू बहा के और ये लिख दिया भगवान इनका भला करे।
फिर उसके बाद पता नहीं क्या चोर रास्ते से रास्ता मिल गया, और अभी मैं देख रहा हूँ 30 मिनट पहले का उनका लाइव है कि वो चुपचाप पीछे रास्ते से उन दर्शन करने वाले यात्रियों को छोड़ने के लिए जाते हुए और हाथ जोड़े हुए वहां खड़े। तो दोस्तों, ये मैं बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप कितने भोले हो, आपको कितने आसानी से आपके जज्बात से खेला जा सकता है। सिर्फ इतनी सी बात से ही हम दीवाने हो गए थे, सिर्फ इतनी सी बात से कि उसकी नानी कहती है कि मेरे रामचंद्र जी किसी की मस्जिद तोड़कर वहां नहीं बच सकते, और हम खुश हो गए थे। और हम ये नहीं सोच पाए कि इसके अंदर तो आखिर असली खाकी चड्डी तो उसके अंदर है, उसमें मैं भी शामिल था। आप ये मत समझिए कि सिर्फ आप उस गुलाबे में थे, मेरे जैसे लोग भी उस गुलाबे में थे, या यूं कहिए कि उम्मीद एक लगाए बैठे थे कि हो सकता है जो कांग्रेस ने हम पे जुल्म किया है, हो सकता है कि जो हमें बैकवर्ड इस पार्टियों ने की, इस कांग्रेस और दूसरी पार्टियों ने हमें बैकवर्ड बनाया है, हो सकता है ये आदमी सच बोल रहा हो और हमारे भी दिल फिर जाए, हमारे भी इलाकों में डेवलपमेंट हो, हमारे भी मामला खास तौर से तालीम और सेहत के ताल्लुक से अच्छे हो जाए। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। उस शख्स ने भी वही जुल्म किया, वही हमारे साथ गद्दारी की जो पिछली और पार्टियों ने की थी, और उसकी सैकड़ों मिसालें हैं। अगर मैं सिर्फ चंद मिसालें अगर आपको समझाऊं तो पहली तो मिसाल ये है कि आपका इलाका तकरीबन 70,000 वोट है इस इलाके में। बताइए, मुझे पता चला कि सिर्फ 2 प्राइमरी स्कूल है, सिर्फ 2 सरकारी प्राइमरी स्कूल हैं। 70,000 के वोट जहां पर हो, उस आबादी में तो कम से कम 5 सीनियर सेकेंडरी होने चाहिए, 10 10th तक के होने चाहिए, और 20 प्राइमरी स्कूल होने चाहिए। ये दिल्ली सरकार का एजुकेशन स्टैंडर्ड कहता है। इसी तरीके से यहाँ मुझे पता चला कि एक भी सरकारी अस्पताल नहीं है, उससे छोटी पीएचसी भी नहीं है, उससे छोटी डिस्पेंसरी भी नहीं है, और सितमजरी भी तो देखिए कि कोई मोहल्ला क्लिनिक भी नहीं है। जबकि ये जो दिल्ली सरकार के मानक ये कहते हैं कि ऐसे एरिया में कम से कम 300 बेड का एक अस्पताल होना चाहिए, 4 सीएचसी होने चाहिए, 8 पीएचसी होनी चाहिए, और डिस्पेंसरी और मोहल्ला क्लिनिक तो कई सारी होनी चाहिए। क्योंकि जहां 70,000 वोट है तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे 1.5 लाख की आबादी है, कमोबेश दुगनी होती है आबादी। तो जब इस स्टैंडर्ड पे ये कॉलोनी जो मुख्यमंत्री के आवास से महज चंद किलोमीटर दूर है, जब ये हाल है तो और दिल्ली के और मुस्लिम इलाकों का क्या हाल होगा। तो यहाँ से हमें समझना ये है कि चाहे वो कांग्रेस थी, चाहे वो आम आदमी पार्टी थी, हमारे हिस्से में सिर्फ हकारत ही आई, हमारे हिस्से में सिर्फ नजरअंदाज करना ही आया, हमारे हिस्से में सिर्फ रुसवाई आई, और वो रुसवाई हमें दिलवाने में हमारी काम आई। यानी आपने तो आम आदमी पार्टी का काउंसिलर जिताया था ना। अरे ठीक है, एमसीडी में उनकी सरकार नहीं है तो दिल्ली सरकार में तो सरकार में है, वो चाहते तो एमसीडी की भरपाई भी दिल्ली सरकार से कर देते हैं। लेकिन इनको चूंकि सबसे बड़े मास्टर हैं ब्लेम गेम के, ये जानते हैं किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी दूसरे पे डाली जाती है। लेकिन वक्त का करना देखिए कि ये छोटे मदारी इनसे बड़ा मदारी केंद्र में आ गया, वो इनकी जिम्मेदारी और किसी और पर डलवा देता है, वो अपनी भी जिम्मेदारी इन पे डाल देता है। ये दोनों नूरा कुश्ती करते रहते हैं, और कई मामलात में ऐसा हुआ है। मैं अगर शराब की बात करूं कि शराब जैसी लानत, यानी सिर्फ इसको दुनिया का हर डिपार्टमेंट, हर रिपोर्ट, हर शख्स ये कहता है कि अगर जिस समाज में शराब आम होगी वहां पे सबसे बड़ा जुल्म गरीब पर होगा। क्योंकि गरीब शख्स जब शराब पीता है तो सबसे पहले वो अपने फैमिली पे जुल्म करता है, अपनी बीवी से झगड़ता है, अपने बच्चों को मारता है, और अपने बच्चों की गाड़ी कमाई वो शराब में लुटा देता है। और उसके ऊपर उसकी सेहत जब खराब होने लगती है तो अपने बच्चों को वक्त से पहले यतीम कर देता है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि शराब सरकार, जितनी भी वेलफेयर सरकारें हैं वो शराब बंदी करती हैं, नशा मुक्ति करती हैं, शराब को रोकती हैं ताकि गरीब आदमी ऊपर उठे, गरीब आवाम परेशान न हो। हुआ क्या दिल्ली में हुआ इसका उल्टा। जहां 600 ठेके मंजूर थे दिल्ली में, वहां इस अरविंद केजरीवाल ने 900 कर दिए। जिस ठेके की टाइमिंग 8 बजे तक थी उसको रात के 12 बजे तक कर दिया। जिसको शराब को लेने के लिए कम से कम जो शख्स लेने जाता था उसे शर्म महसूस होती थी कि मैं ठेके जा रहा हूं, उसको ऑनलाइन कर दिया।
इससे भी ऊपर की बात आप ये देखिए कि बाकायदा शराब को प्रमोट किया जा रहा है, जो कि पहले ये कहा गया था कि शराब को अगर बेचना भी है आपको तो बहुत ढक छुप के बेचना है, इबादत गाहों से दूर रखना है, स्कूलों से दूर रखना है। लेकिन ये वो शख्स है जो अपनी तालीमी पॉलिसी के लिए या सेहत की पॉलिसी के लिए पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटता है। दिल्ली में इस बात का ढिंढोरा पीटता है पूरे हिंदुस्तान में कि दिल्ली हमने बहुत अच्छी कर दी, लेकिन सच्चाई इसकी उलट है। इसने दिल्ली के गरीबों के साथ दुश्मनी की है और उनको जो शराब परोसी है इसने गोया इसने नौजवानों के साथ, दिल्ली के गरीब नौजवानों के साथ दुश्मनी की है। और एक और बात कि दिल्ली में शराब पीने की जो उम्र 21 साल थी ऑफिशियली सरकारी, उसको भी घटा के 18 कर दी। तो ये जो शख्स है बिल्कुल बेहरूपिया शख्स है। ये हमारा ही नहीं, ये सिर्फ हमारा ही नहीं, ये मत समझिए कि मुसलमानों का दुश्मन है, ये दलितों का भी दुश्मन है, क्योंकि ये दो ही ग्रुप ऐसे हैं दिल्ली में जो गरीब हैं, मजदूर हैं, कम पढ़े लिखे हैं। यही अपनी फैमिली का भला न समझते हुए शराब में मुलव्विस हो जाते हैं और अपनी फैमिली को और अपने औलाद को बर्बाद कर देते हैं। तो ये मैंने आपको मिसाल दी कि ये शख्स किस तरीके से आपकी बस्तियों को, आपकी गुर्बत का फायदा उठा रहा है। सिर्फ ये बेवकूफ बना रहा है कि इसने जो 300 यूनिट 200 यूनिट जो बिजली, लेकिन दूसरी तरफ ये 1200 करोड़ रुपए सिर्फ अपने विज्ञापन पर खर्च करता है। अब आप अंदाजा लगाइए कि ये शराब माफियाओं के थ्रू जो पैसे कमा रहा है, डीजल पेट्रोल पे जो वेट बढ़ाया हुआ था जो 2 दिन पहले ही कम किया है, इससे जो खजाना इकट्ठा हो रहा है उससे वो अपने सारे काम कर रहे हैं। पॉश कॉलोनियों में सारी चीजें पहुंचा रहे, मोहल्ला क्लिनिक बना रहे, अच्छे स्कूल बना रहे, अस्पताल बना रहे, और सारी फैसिलिटी दे रहे हैं। लेकिन जो अनऑथराइज कॉलोनीज हैं उसमें उनका नंबर भी नहीं है। और वो ऐलान कहते हैं कि इन कॉलोनियों में बस ज्यादा इनको काम करने की जरूरत नहीं है। खासतौर से मुस्लिम लोग तो सिर्फ बीजेपी को हराने के नाम पे वोट दे देते हैं, इनको डेवलपमेंट की कोई जरूरत नहीं। तो दोस्तों बुजुर्गों, मैं आपको सिर्फ ये तो मैंने अरविंद केजरीवाल की बात बताई। अब मैं आता हूं अपने ऊपर, खासतौर से अपनी कौम के ऊपर, और मैं आपको ये एहसास कराने आया हूं कि दोस्तों मुल्क के हालात संगीन हैं, खासतौर से सियासी हालात नाजुक हैं। आप और हमें जागने की जरूरत है। हालात इतने बदतर हो चुके हैं, इतने नीचे जा चुके हैं कि अगर अभी बंद न लगाया, इस हालात को न रोका तो हालात और बद से बदतर हो जाएंगे, संगीन हो जाएंगे और आपको रोहिंग्या जैसी पोजीशन फेस करनी पड़ेगी। ये बात भी मैं सिर्फ आपकी एहसास जगाने के लिए कह रहा हूं, आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि आप आओ और इस सर जोड़कर बैठो और इसका हल तलाश कि आखिर इस मुसीबत का, इस तकलीफ का जो पिछले कई सालों से चली आ रही है, अब इकट्ठी हो गई, इतनी बड़ी हो गई है कि हमें पहाड़ जैसी लगती है। आखिर इसका हल क्या है? मेरी नजर में जो सबसे बड़ा हल है, जिसको मैं पेश करने आया हूं, आपके सामने हाजिर हुआ हूं, जो मेरी ख्वाहिश है कि आप लोग इसे संजीदगी से समझें, वो ये है कि आप लोग सियासी निजाम में सियासी तौर पर मुत्तहद हो जाए। अपने प्लेटफॉर्म को, अपनी जमात को मजबूत कर लीजिए, अपने आप में अपनी क़यादत को खड़ा कीजिए। अपनी क़यादत का मतलब ये नहीं होता है कि मुसलमान नाम का एमएलए, मुसलमान नाम का काउंसलर या मुसलमान नाम का एमपी। अपनी क़यादत का मतलब ये होता है कि वो पार्टी, वो झंडा, वो नस्लैन जिससे हमारी नस्लों की बका और उनका फ्यूचर, उनका मुस्तकबिल महफूज रहे, वो अपनी क़यादत है। अब मैं आता हूं आपके पास उस खुशनसीब लम्हे को बताने के लिए। वो खुशनसीब लम्हा मेरे लिए और आपके लिए ये है कि बहुत दिन से हिंदुस्तान का जमहूरी निजाम एक ऐसी क़यादत के लिए तरस रहा था। मौलाना आजाद के बाद हिंदुस्तान में ऐसी क़यादत अब तक नहीं आई थी, और थी ऐसी मुबारक क़यादत जो शरे की भी पाबंद हो, जो ज़बान की भी पाबंद हो, जो अखलाक की भी पाबंद हो, जो आइन की भी पाबंद हो, जो इंसानियत की भी पाबंद हो, जो अखलाक की बुलंद मीनार हो, और जो पूरे हैदराबाद से निकलकर पूरे हिंदुस्तान के गली गली कूचे कूचों में जाकर मुस्लिम की आवाज उठाती हो। ऐसी क़यादत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की आपके कदमों में आ गई है।
आप लोग काबिल मुबारकबाद हैं, आप खुशनसीब हैं। अब से पहले जितनी भी क़यादत आपके सामने आई थी वो कहीं कहीं कमजोर थी, या तो उनके विजन में कमी थी, या उनके एक्सपीरियंस में कमी थी, या उनको काम करना नहीं आता था, या उनके पास ऐसी विरासत नहीं मिली थी। इसलिए वो सारी पार्टियां, कोशिश तो उनकी भी बेहतर थी लेकिन कामयाब ना हो सकी। वो सियासी मजमे में, सियासी मार्केट में टिक ना सकी। उन्होंने भी कोशिश की कि वो अपनी क़यादत खड़ी करे लेकिन नहीं कर पाई। तो दोस्तों बुजुर्गों, ये आई है मजलिस जिसके पास 63 साल का हैदराबाद जैसे मेट्रो सिटी की खिदमत करने का एक्सपीरियंस। तो मैं बता रहा था आपको कि ये वो मजलिस है जिसने पिछले 63 साल से हैदराबाद की खिदमत की है। चूंकि हैदराबाद में भी इत्तेफाक से वो बहुत बड़ा शहर है, वहां पे भी ऐसी कच्ची कॉलोनियां हैं, वहां पे भी पुराना हैदराबाद है, वहां पे भी नया हैदराबाद है, और दिल्ली में भी कमोबेश वैसे ही हालात है, और वहां पे भी मुसलमान और दलित की बस्तियां जो है वो कच्ची कॉलोनियों में है। तो जिस तरीके से मजलिस ने वहां पे काया पलटी है, जिस तरीके से वहां से कच्ची कॉलोनियों के जो हालात और डेवलपमेंट को बहुत ऊपर ले गए हैं, जिस तरीके से वहां गरीबों के सारे मामलात, खासतौर से तालीम, उसके बाद सेहत, उसके बाद रोजगार, और उसके बाद उनकी जो सोशल स्टेटस है उसको अब किया है। इंशाअल्लाह ताला मजलिस को दिल्ली में भी वैसे ही काम करें। तो साथियों, मेरी ये जो टीम यहाँ बैठी हुई है, ये टीम रात दिन मेहनत कर रही है, और आपको इस बात की ये जमानत दे रही है कि ये लोग कितने सीरियस हैं, इनकी बात में कितनी संजीदगी है। इसमें सारे लोग बावजू, सारे लोग नमाज के पाबंद, सब लोगों को हम इनकी अखलाकियात की ट्रेनिंग दे रहे हैं अभी से, और पिछले 6 महीने से रात दिन हमने इस बात पे काम किया है कि पहले अपनी सफों को एक कर दो। अरे नमाज तो बाद में होगी ना, पहले तो सफों को एक किया जाता है। इस्लाम का बेसिक उसूल है, कोई काम करो पहले नज़्म में आ जाओ, पहले उसूल पे आ जाओ। अगर आपकी सफें एक होंगी, एक लाइन में होंगी, तो आपकी नमाज कबूल होगी। अगर आपकी सफें आगे पीछे हैं तो नमाज नहीं होगी। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हमारे दीन के थ्रू सिखाया। तो मैंने भी इसी तरीके से कोशिश की कि पहले अपनी सफों को एक किया, इनमें नज़्म और ज़ब्त का वो जज्बा और वो जो हौसला पैदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसका नतीजा यह देख रहा हूँ कि यहाँ से 2 या 3 लोग उम्मीदवार हैं टिकट मांगने के, लेकिन जब पहले उम्मीदवार ने अपनी जलसा कराया तो वहां पे भी शामिल सैफी साहब तकरीर फरमा रहे थे, और आज जब ये जलसा हुआ तो यहाँ पे भी हमारे जो सैफी साहब गुजरे हैं, सरताज सैफी साहब, उन्होंने तकरीर फरमाई। तो दोस्तों, आपको ये मुबारकबाद, ये नज़्म, आपको ये मुबारकबाद, ये जहदी, आपको ये मुबारकबाद, ये तब्दीली, वरना हमारे यहाँ तो जरा सी बातों पे एक दूसरे के गिरवान पकड़ लेते हैं। तो इस तरीके के माहौल, इस तरीके की बातें, इस तरीके का एक सियासी निजाम अपने यहाँ पैदा करिए कि आपको इस बात की परवाह होनी चाहिए कि अपनी क़यादत होनी चाहिए, अपना झंडा होना चाहिए, पतंग का निशान ऐसे याद रख लीजिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हमारे जाटव भाई हाथी का निशान याद रखते हैं। कितना ही कमजोर जाटव होगा, कितना ही सड़े हुए से गांव में रहता होगा, कितना ही बड़े पोस्ट पर बैठा होगा, लेकिन जहां नंबर उसका अपने वोट का आएगा तो वो उसका वोट सिर्फ हाथी पे ही जाएगा। वहीं से आपको और मुझे सीख लेना चाहिए कि किस तरीके से सियासी कुव्वत बना जाता है। दोस्तों बुजुर्गों, अगर अब भी आप सियासी कुव्वत न बने, अब भी आप इसको आपने सिर्फ सियासत समझा, अगर आपने इसको सियासत से ऊपर अपना दीनी फरीजा नहीं समझा, अगर अपनी नस्लों के लिए, अपनी औलादों के लिए अपने ऊपर इसे जिम्मेदारी न बनाया, तो दोस्तों बहुत देर हो जाएगी। और फिर मत कहना, मुझे मेरे एक साथी ने कहा कि कलीम साहब आप थोड़ा जरा जिम्मेदारी से काम लीजिए कि बड़ी मुश्किल से बहुत दिनों के बाद कौम ने मजलिस की तरफ उम्मीद भरी नजर से देखा है, कहीं ऐसा न हो जाए कोई गलती हो गई तो कौम फिर मायूस हो जाएगी। क्योंकि पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में एक हो चुका है। वो हो सकता है किसी मसलियत के तौर पे वोट ना दे उनको कहीं, चाहे वो बंगाल रहा हो या
मैच रहा हो या कोई दूसरा स्टेट रहा हो सकता है उसने मसलहत के तहत अपने किसी दूसरे कैंडिडेट को जिताने के लिए कुछ और को वोट कर दिया हो, लेकिन उसके दिल में जो क़यादत है, जो मोहब्बत है और जो अकीदत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए है, वो मेरे ख्याल से मौलाना आजाद के बाद हिंदुस्तान में 70 साल के बाद आई। मैं आपको ये पैगाम देने आया हूं। अब मेरे लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का आप पैगाम सुनिए। उनका ये पैगाम है कि जाओ मेरे मुसलमान भाइयों को ये बात कह दो, मेरे दलित भाइयों को ये बात कह दो कि तुम पे जुल्म अब तक जो हुआ वो इंशाअल्लाह आगे नहीं होगा, लेकिन अब तुम्हें सिर्फ काम इतना ही करना होगा, इस जमहूरी निजाम में अपनी हिस्सेदारी के लिए कोशिश करनी होगी, अपने आप को सियासी तौर पर मुत्तहद करना होगा, अपनी जमात को मजबूत करना होगा, अपने नुमाइंदे को जीताना होगा। और अगर किसी वजह से कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी आ जाए जहां पे आपका नुमाइंदा कम वोट भी ले, कोई आपसे मुखालिफ नुमाइंदा को ज्यादा वोट भी ले जाए, तब भी आप अपनी वोटों की गिनती करा देना, वो भी आपकी जीती है। तो दोस्तों, साथियों, मेरी तो दोस्तों, नौजवानों, मैं आपका जोश, आपकी मोहब्बत, ये वैसे तो किसी लाइव के थ्रू, वीडियो के थ्रू असद साहब खुद देख रहे होंगे, लेकिन फिर भी अगर वो नहीं देख रहे होंगे तो इंशाअल्लाह मैं ये आपका पैगाम उन तक पहुंचा दूंगा। लेकिन मैं आपको एक और बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि जिस तरीके से इन सारी सरकारों ने आपके साथ जुल्म किया, आपको नजरअंदाज किया, इसी तरीके से एक और दूसरा ग्रुप है, वो दूसरा ग्रुप है दलितों के साथ भी आपसे ज्यादा जुल्म हुआ है। पहले कांग्रेस ने उनका खून चूसा, मनुवादी ताकतों ने उनको बिल्कुल अछूत बना के रखा, और अरविंद केजरीवाल ने उनके साथ झाड़ू का निशान लेके जो छलावा किया, उसके साथ जो उनके साथ जुल्म किया, तो उनमें भी बहुत गुस्सा है, वो भी बहुत नाराज बैठे हैं। लेकिन जैसे ही असदुद्दीन ओवैसी साहब उनकी बात करते हैं तो उनके दिलों में मोहब्बत इसी तरह की है, दलित भाइयों के दिलों में भी इसी मोहब्बत है जितनी आपके अंदर मोहब्बत है। लेकिन अब हमें करना यह है कि इस जोश को काबू में रखना है, इस जोश में होश नहीं खोना है। अब आपको जो भी इंस्ट्रक्शन मिलेगा, जो आपकी लीडरशिप देगी, जो आपका कैंडिडेट देगा, जो आपकी पार्टी की तरफ से मिलेगा, उसको आपको बहुत ही एतदाल पसंदी के साथ अपने जोश में काबू रखते हुए, अकल को इस्तेमाल करते हुए इस्तेमाल करना है। आपको अपने आने वाले वक्त को सुनहरा बनाना है तो अपने होश पे काबू रखना है। और दूसरी बात, दलित भाइयों को भी अपने सीने से लगा है। आप अब आज से ये मिजाज बना लीजिए कि अगर आप बस में बैठे हैं और अगर कोई दलित भाई खड़ा है तो आप अपनी सीट उसको दे दीजिए, उससे कहिए पहले आपका हिस्सा है, हम बाद में लेंगे। जब तक आप अपनी आम जिंदगी में, अपने मामलात में ये चीज नहीं लाओगे, आप समझ लीजिए खतरा बड़ा है। ताकतें हमसे हर तरह से मजबूत हैं, वो हमारे ऊपर हर तरह के वार करेंगी, हमें डिवाइड करेंगी, हमें लड़वाएंगी। या यूं कहिए जो दिल्ली दंगा था वो भी क्या था, किसको आपके खिलाफ लड़ाया गया? जो ताकतें लड़ा रही थी वो क्या आई थी लड़ने? वो नहीं आई थी लड़ने। उन्होंने जिनको इस्तेमाल किया वो आपके भाई है, वो भी आप ही की तरह मजलूम है, वो भी आपकी तरह इनके छलावे का शिकार है। अब सिर्फ फर्क इतना सा है कि आपको ये समझना है कि उनको किस तरीके से एक किया जाए। एक और आंकड़ा, तो बहरहाल आप
लोगों ने मुझे बहुत मोहब्बत, बहुत प्यार, बहुत जोश से सुना। मैं आप तमाम हजरात का शुक्रगुजार हूँ और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो मेरी जुबान से जो अल्फाज दिलाए हैं आखिर वक्त तक मैं उन पे कायम रहूँ और मेहनत और ईमानदारी से काम करता रहूँ। आप मेरे लिए भी दुआ करिए। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई साहब